Jai Hind and a very warm welcome to Civil Staff. So, continuing with our series of your practice for mains answer writing, आज हम डिस्कस करेंगे आपका इकोनॉमी का अगला पोर्शन ऑफ सिलेबस दैट इज रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स दैट इज करंट डेवलपमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, डिजिटल इंडिया, एमजी नरेगा, देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। इसके ऊपर जो है एक सवाल जनरली पूछ लेता है कमीशन, राइट, जिसमें आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है। ये सारे हमारे एरियाज हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा कि करंट में भी कुछ अगर इश्यूज चल रहे हैं तो उसके साथ फ्रेम करके कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डब्ल्यूटीओ के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आईएमएफ के ऊपर भी बात करेंगे। सो द फर्स्ट टारगेट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 8 मार्कर सवाल है आपसे, तो थोड़ा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, राइट। सो आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो? बेसिकली यू कैन गिव अ बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू आईएमएफ के ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का जिक्र करोगे आप कि ये एक कॉन्फ्रेंस की गई थी विच इज अ प्लेस बेसिकली बाय द नेम ऑफ ब्रेटन वुड्स, जहां पे ट्विन ब्रेटन वुड्स या फिर कह लो ब्रेटन वुड ट्विन्स निकल के आए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ इन 1944 में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। Then IMF and World Bank, they were started in 1945 as a culmination of the Bretton Woods conference. So that is how you can begin the question. Then आप बात कर सकते हो कि पर्पस क्या है आईएमएफ का? टू सिक्योर एंड प्रमोट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज में, particularly because we know that now the world economy or the global economy is integrated, so it becomes even more important for this cooperation. Then it was established to assist the member nations to tide over the balance of payment disequilibrium in the short term. क्योंकि देखो उस टाइम पे historically तो we know that it was a time when many nations were getting independence or many nations were attaining their independence. तो वो जो नए आजाद होके देश आ रहे थे उनकी नेशनल इकोनॉमी को ग्रो करना वो एक चैलेंजिंग काम था। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 जो खत्म हुआ था 1939 से लेके 1945 1945 तक, तो उसके बाद भी चैलेंज था कि कई सारी यूरोपियन इकोनॉमीज को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात थी। तो वहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छा रोल प्ले कर सकती थी। ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक जो भी साथ में वर्ल्ड ब्रेटन वुड्स में निकल के आ रहा है, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज वेल, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट इट हैज 189 मेंबर कंट्रीज, जो आपका एक आईएमएफ का भी स्ट्रक्चर चल रहा है। फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे आंसर में कि देखिए ऑब्जेक्टिव्स की सीधा बात करनी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 20 मार्कर नहीं है 8 मार्कर है। तो प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन मेंबर स्टेट्स के बीच में, फैसिलिटेट फास्टर एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। देन इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्रीज, देन टू एलिमिनेट और रिड्यूस एक्सचेंज रेट कंट्रोल्स इंपोज्ड बाय मेंबर नेशंस, कि वो जो फिक्स्ड वाला जो रिजीम रहता है ना कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है किस तरीके से करेंसीज को डी वैल्यू करके कंट्रीज जो है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करें। Then to establish multilateral trade and payment systems in respect of current transactions instead of bilateral trade agreements, कि मल्टीलैटरल तरीके से जो है ऐसा ना हो कि कुछ ट्रेड ब्लॉक्स सिर्फ या कह लो कुछ देश आपस में बेनिफिट कर पा रहे हैं, द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी इज बेनिफिटिंग फ्रॉम मल्टीलैटरल ट्रेड। देन टू प्रमोट फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज, कि देखो यहां से कैपिटल का फ्लो होना जरूरी है विकासशील देशों में। जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, वो सिर्फ जो है फायदा ना उठाएं, प्रॉस्परस कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ भी कैपिटल फ्लो करे। एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, कि सभी के पास जो है इतना पैसा रहे कि हाँ वो डूब ना जाए इकोनॉमी, क्योंकि उसका इंपैक्ट ना सिर्फ उस देश पे पड़ेगा बट ऑफ कोर्स ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी आल्सो इट विल हैव रिपरकशंस। देन फंक्शंस में आप बता सकते हो एक सिंपली फ्लो चार्ट बना के कि एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे असिस्टेंस प्रोवाइड करना, जो हमारे केस में भी ट्रू है, बीओपी क्राइसिस ऑफ 1991, राइट। देन फॉर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, कि बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन किसी करेंसी का ना हो, किसी करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा फॉल ना कर जाए कि बहुत ज्यादा उस करेंसी की वैल्यू ही खत्म होगी और वहां पे उस करेंसी में लोगों का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। देन टू फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इस चीज के ऊपर आपका मेन कह लो कि एक हम फोकस आज के डेट में कर सकते हैं कि देखो जो है सिर्फ आईएमएफ आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, इट हैज टू टेक इनटू कंसीडरेशन कि दुनिया भर में सस्टेनेबिलिटी की भी बात हो रही है। सो सस्टेनेबिलिटी एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज टू बी टेकन इनटू बोर्ड, राइट। देन फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, सो दैट आल्सो विल बी वन ऑफ द फंक्शन, राइट। देन इलैबोरेट अगर करना चाहो तो इसको इलैबोरेट भी कर सकते हो कि ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स, उसके बारे में 2-3 लाइनों में बता सकते हो। डिपेंड करेगा स्कोप कितनी है तुम्हारे पास वहां पे,
क्रिएटिविटी उस हिसाब से यूज करनी पड़ेगी बेसिकली, कि अगर ज्यादा मान लो 20 मार्कर में पूछ लिया तो फिर एलैबोरेट करना जो है वो जरूरी हो जाएगा। देन करेक्टिंग एनी बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, है ना, कि मेंबर कंट्रीज को बीओपी एलिमिनेट करने में या फिर मिनिमाइज करने में जो है डेफिसिट को हेल्प करे आईएमएफ। देन डिटर्मिनिंग पावर वैल्यूज, के वहां पे भी असिस्टेंस जो है आईएमएफ की रिक्वायर्ड है, कि जहां पे हर नेशन जो है दैट कैन डिक्लेयर इट्स पावर वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ द गोल्ड और यूएस डॉलर्स। फिर आप और अगर इलैबोरेट करना चाहो तो 3-4 फंक्शन और बता सकते हो, जैसे बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड, कि उसमें भी जो है अच्छा एक रोल प्ले कर सकता है आईएमएफ का। ये भी एक फंक्शन है कि डिमांड को, जहां पे भी डिमांड ज्यादा है वहां पे सप्लाई को कुछ इंक्रीज किया जाए ताकि मिसमैच या फिर डिसइक्विलिब्रियम की तरफ चीजें ना बढ़ जाएं। देन रिड्यूसिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, द फंड आल्सो एम्स टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स जो कंट्रीज इंपोज कर सकते हैं, राइट। देन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, ऑफ कोर्स जहां पे भी लोन्स चाहिए कंट्रीज को, उसमें भी अहम भूमिका निभाता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप स्पेल्ट आउट कर सकते हो डिटेल में, डिपेंडिंग अगेन आई रिपीट के जिस हिसाब से 4, 8 या 20 में पूछा जाए आप उस हिसाब से एक्सपैंड या फिर उसको रिड्यूस कर सकते हो। Alright, let's move to a current oriented question now. Write a short note on the PM प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। तो शॉर्ट नोट आपको सिर्फ 4 मार्कर है यहाँ पे, तो बहुत ही ब्रीफ में बताना है कि हाँ क्या स्कीम है, कैसे इसके बारे में क्या फीचर्स हैं, इसके क्या करने की कोशिश कर रही है सरकार, क्योंकि सिंपली सिर्फ एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है। तो इसमें आप लिखेंगे कि देखिए पहले तो जो एग्जिस्टिंग एमडीएमएस थी, मिड डे मील स्कीम थी, उसी को हमने रीनेम किया या फिर कह लो रीपैकेज किया है, जो हॉट मील्स प्रोवाइड कर रही थी स्कूल के बच्चों को, बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स है ना एंड द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, कि दैट हैज नाउ बीन रिक्रिस्टेंड एज नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अगर मान लो कि अगर आप कुछ और इसमें स्टैटिस्टिक्स डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल, कि हाँ हिमाचल में अगर किस तरीके से काम हो रहा है तो, बट हाँ क्योंकि सिर्फ पूछा ओवरऑल स्कीम के लिए है तो इतना भी सफिशिएंट जो है वो हो जाएगा। फिर आप बताओगे कि हाँ एग्जैक्टली स्कीम जो है क्या कर रही है, गवर्नमेंट बात कर रही है इसमें 1 हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड करने की, क्योंकि फीचर्स को लिस्ट करना पड़ेगा, स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि क्या स्कीम है, भले ही 4 मार्कर हो तो आप कुछ इसमें बताएंगे कि कहाँ पे हो रहा है ये, गवर्नमेंट स्कूल्स में एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, कि जो सरकार जिन स्कूल्स को ग्रांट्स या फिर एड प्रोवाइड करती है। ठीक, फिर एक्सपैंड करोगे की फीचर्स क्या हैं पीएम पोषण स्कीम के। अब इसको देखो यहाँ पे जो फीचर्स हैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, उसको ब्रीफ में बताना है, तो आप या तो कोशिश कर सकते हो कि उसको एक ही लाइन में लिख दो अगर शॉर्टेज है वर्ड्स की तो, क्योंकि 60 वर्ड्स में लिखना है। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, साथ में न्यूट्री गार्डन्स क्रिएट करना, डिसाइड करना डाइट को, वुमेन एंड एफपीओ को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी इनरोल कर सकते हैं। तिथि भोजन की बात है इसमें, सोशल ऑडिटिंग को इंक्लूड करना ताकि सोशल ऑडिटिंग के थ्रू ये देखा जा सके कि क्या जो है मिड डे मील जो बनाए जा रहे हैं दे आर न्यूट्रिशियस, दे आर फ्रेश एंड दे आर कुक्ड इन अ हाइजेनिक मैनर, कि साफ सफाई रखी जा रही है वहां पे। एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स टू द स्कूल्स, डीबीटी बेनिफिट टू द स्कूल्स। तो ये आप फीचर्स जो हैं इसको एलैबोरेट ना करो, चाहे इसको सिर्फ आप एक लाइन में ही लिख दो, लेकिन बताने जरूर है, क्योंकि फीचर्स बताए बिना यू वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कीम, तो वो वहां पे जरूरी हो जाएगा। ठीक है, देन यू कैन टेल के लेटेस्ट देखो इट विल कवर 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लासेस 1 to 8 इन ओवर 11.2 लाख स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा तुम देख सकते हो कि हाँ अभी कुछ और अपडेशन अगर हैं या करंट में कुछ और अभी स्टेटस कुछ नया डेटा है तो उस हिसाब से इस चीज को अपडेट जो है वो किया जा सकता है। बट हाँ दैट विल बी सफिशिएंट इनफ टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगला टारगेट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द की एरियाज ऑफ रिफॉर्म इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO if it has to survive in the context of trade war, especially keeping in mind the interest of India। तो अब सिर्फ WTO नहीं, इंडिया से रिलेटेड और इंडिया के साथ ध्यान में रखते हुए हमें बात करनी पड़ेगी कि क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है WTO में। ये इस कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो चाहे ट्रेड वॉर है या नहीं है, या अभी फिलहाल जो लेटेस्ट अभी न्यूज चल रही है कि काइंड ऑफ इट इज it is said that now if we have almost averted a trade war, but still you never know कि कब दोबारा प्रोटेक्शनिज्म एक बार फिर राइज कर जाए, क्योंकि अब ग्रोथ जो है वो स्लो कर रही है, so we don't know how exactly things are going to unfold।
बट उसमें WTO के रिफॉर्म जो हैं वो हमेशा ही एक रेलेवेंट एरिया रहेगा टू आस्क अ क्वेश्चन। सो डिस्कस करते हैं इस बारे में। सबसे पहले आप बता सकते हो कि WTO है क्या बेसिकली, कि इकोनॉमिक्स पहले एक ट्रेड वॉर शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे यूएसए और चाइना के बीच में, जैसे सैंक्शंस या कह लो कि जैसे जैसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स बढ़ रहे थे, ड्यूटीज ट्रेड बैरियर्स इंक्रीज हो रहे थे, बट ऑलमोस्ट नाउ वी कैन से वी हैव ऑलमोस्ट अवर्टेड इट, कि अभी कह सकते हैं कि अभी फिलहाल तो ऐसे कुछ इतनी संकट वाली स्थितियां या फिर इतनी ग्रेव सिचुएशन जो है वो नहीं दिख रही है। स्टिल जो आर्बिटर है इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स का WTO, इट वाज बोर्न इन 1995। कहां से? आउट ऑफ अ अग्रीमेंट स्ट्रक बाय द कंट्रीज ट्राइंग टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। ये देखो इनिशियली क्या था आपका, गैट था। गैट की जो एक्सटेंशन थी या गैट की जो सक्सीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो लोगों ने या देशों ने क्यों उसको बनाया था इनिशियली? ट्रेड बैरियर्स को कम करने के लिए, ट्रेड के फ्लो को स्मूथ करने के लिए। तो ये एक्सेप्टेबल रिटेलिएशन बता सकता है कि अगर कोई ट्रेड बैरियर कंट्रीज इंपोज करती हैं तो उस केस में, क्योंकि आपको रिलेट करना पड़ेगा सवाल में पूछा क्या क्या था। Then, in the contemporary world, not only the multilateral trade negotiations of WTO have stuck, but overall rule-making mechanism of the organization has made little progress. क्या आपको ये बताना पड़ेगा? देखो WTO पहले शायद इफेक्टिवली काम ज्यादा कर पा रहा था, अब जो है डिसीजंस जो हैं दे गेट स्टक, दे आर जेपर्डाइज्ड। वो उतने स्मूथली जो है ना नहीं ले पा रहा WTO, और ना ही उनको इंप्लीमेंट करवा पा रहा है। उसमें लोग नेशंस बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर्डल्स या फिर इंपेडिमेंट्स क्रिएट कर दे रहे हैं। तो वो यहाँ पे बताना जरूरी हो जाएगा। देन यू कैन मूव फॉरवर्ड कैसे, कि देयर आर क्लियर साइंस कि यूएस एंड EU वांट अ न्यू सिस्टम ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, क्योंकि ये मेजरली कह लो डिसफंक्शनल बनाने पे तुले हुए हैं WTO को। ठीक है, तो वहां पे आप बता सकते हो कि रेगुलरली दे आर वायलेटिंग द WTO रूल्स जस्ट फॉर देयर ओन वेस्टेड या फिर कह लो देयर ओन सेल्फ नैरो नेशनल इंटरेस्ट्स। तो इसीलिए WTO इस वक्त एक ऐसा सर्वाइवल या फिर कह लो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है कि never in its history it has faced this kind of existential crisis। ठीक है, जहां पे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं दे हैव टर्न्ड मोर इनवर्ड्स, बात कर रहे हैं वो और ज्यादा इंक्रीज्ड प्रोटेक्शनिज्म की या फिर प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड की। तो यहां पे अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए चिंता या फिर कह लो इश्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। देन इंडिया के बारे में बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा इंडिया विद अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ द WTO अर्ज करता है कि कुछ रिफॉर्म जो है ना वो WTO रूल्स में हमें लेके आने चाहिए, अगर हमें इसको इंश्योर करना है कि इट रिमेन्स एन इंजन फॉर ग्लोबल ट्रेड। कि इफ WTO स्टिल वांट्स टू ड्राइव ग्लोबल ट्रेड देन WTO नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड। थिंग्स कैन नॉट कंटिन्यू एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच से काम नहीं चलने वाला, दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल, डेट्रीमेंटल फॉर द ग्लोबल ट्रेड एंड पर्टिकुलरली फॉर WTO एज अ बॉडी। तो आप बोल सकते हो कि सिंस WTO जो है एक एसेंशियल पिलर के तौर पे एक्ट करता है ग्लोबल ट्रेड गवर्नेंस के, ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि जो भी सिस्टम्स हैं स्ट्रक्चरली उनको अपग्रेड किया जाए, राइट, एंड रूल्स बेस्ड सिस्टम जो है स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करें वर्ल्ड ट्रेड के लिए, राइट, क्योंकि इसके बिना फिर जो देखो छोटे कंट्रीज हैं उनको नुकसान ज्यादा होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना दे आर बेसिकली फेसिंग द हीट ऑफ अ डिसफंक्शनल और अ लेस इफेक्टिवली फंक्शनल WTO, राइट। देन यू कैन राइट कि सम सजेस्टिव रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो काफी स्ट्रक्चर्ड है, एफिशिएंट है, बट वो बायस्ड है और एक्सक्लूजनरी है। देखो ये लिखना पड़ेगा कि वो जो है टिल्टेड है या फिर कह लो इट इज हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ settling disputes in favor of the developed countries, and it acts as or it shows an exclusionary approach कि developing या फिर जो छोटे countries हैं उनकी needs को और उनके interests को उतना serve नहीं करता, right? So it needs to increase or it needs to strengthen the dispute settlement mechanism, ठीक है, ताकि नए तरीके से एप्पल बॉडी में नए लोगों को बिठा के काम अच्छे तरीके से किया जा सके। It also needs to enhance discussion mechanism by introducing wider consultation of developing countries like India that should give a fair chance to participate in decision making process। के जो छोटे देश हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ऑफ कोर्स हम उसमें अपनी बात भी करेंगे, इंडिया की बात भी करेंगे, कि हमें फेयर एक मौका जो है वो मिलना चाहिए बाय द बॉडी। देन इसमें हम बोलोगे कि इट हैज WTO हैज कम आउट विद ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इन रिड्यूसिंग ट्रेड कॉस्ट, बट ये मेनली कहां पे है, कॉन्सेंट्रेटेड गुड्स में। अब यहां पे प्रॉब्लम पता है क्या है
कि इंडियन इकोनॉमी में, या कह लो चैलेंज क्या है कि इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड सेक्टर है वो कौन सा है, टर्शरी सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर बेसिकली बोल सकते हैं। तो भाई हमारे लिए तो वो एक तरीके से डिसएडवांटेज है ना, कि सिर्फ अगर गुड्स में आप केटर कर रहे हो, या कह लो केटर तो सर्विसेज में भी कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी एफटीएस जो हैं, मेजॉरिटी ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो हैं, दे आर केटरिंग टू गुड्स ओनली, और दे आर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ द ट्रेड इन गुड्स, राइट। हम मेजर सर्विस प्रोवाइडर हैं, एंड दैट मींस कि हमें रिफॉर्म्स जो है वो कैरी आउट करवाने पड़ेंगे इन ट्रेड फैसिलिटेशन ऑफ सर्विसेज एज वेल, राइट। सो इस चीज को जरूर हाईलाइट करना, अगर मान लो कुछ ऐसा सवाल आता है कि सर्विसेज का जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन दी इकोनॉमी वो भी ज्यादा है, सो जीवीए में भी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में भी, एंड जीडीपी में भी, सो दैट हैज टू बी हाईलाइटेड, राइट। फिर आप क्या बता सकते हैं कि सम और रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द डब्ल्यूटीओ फंक्शनिंग एज अ मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम डिस्पाइट इट बीइंग अ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करोगे, आप बोलोगे कि हाँ ठीक है भाई वो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। स्टिल हमें ध्यान में देना है कि और ज्यादा काम करे ये इन प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल नेशंस अगेंस्ट द डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यूरोपियन यूनियन, यूएसए बेसिकली, एंड द यूरोपियन यूनियन, दे हैव कंसिडरेबल वेट, एंड द वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस एंड द यूरोप एंड द यूएसए, they basically dominate the, dominate in terms of how WTO favors, or how WTO functions in a certain biased fashion in favor of these countries, the developed ones, against the interests of the small nations. So that also has to be highlighted. Then आप बोल सकते हो कि process of retaliation जो है it is ineffective and impractical for smaller nations. तो ये retaliation जो है इससे काम नहीं चलने वाला, that has to be stopped, right? देन ग्लोबल कम्युनिटी अर्जेंटली आप कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, 8 मार्कर था तो आप जो है इसको इससे आप स्ट्रेच करोगे तो फिर बियॉन्ड चला जाएगा वर्ड लिमिट के। सो आप कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी अर्जेंटली, ऑफ कोर्स उसको डब्ल्यूटीओ की जरूरत तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वी नीड अ बॉडी टू बेसिकली गाइड एंड ट्रेड, गाइड एंड रेगुलेट, एंड यू कैन से सुपरवाइज द वर्ल्ड ट्रेड, बट with a reformed structure, with new energy, re-energized, and which is more democratic and more you can say inclusive, कि ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रहा है, एक्सक्लूजनरी तरीके से काम नहीं कर रहा, ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच है, एंड अ WTO which prizes the dictum fairness to all, कि जो इस कह लो मुहावरे में प्राइड फील करता है या फिर प्राइज करता है कि फेयरनेस टू ऑल। तो वो फेयरनेस टू ऑल जो है ऐसे नहीं आ सकती, उसके लिए WTO को रिफॉर्म करना जो है वो जरूरी है, री एनर्जाइज करना जरूरी है, एंड ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना भी जरूरी है, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली कंक्लूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको कुछ इंसाइटफुल गेन करने को मिला इस लेक्चर से, इस वीडियो से, राइट। एंड जाते जाते वो हिट वाला लाइक वाला बटन हिट कर देना, एंड साथ में इसमें एक लाइन और लिख सकते हो कि द वर्ल्ड नीड्स मल्टीलैटरल ट्रेडिंग पैक्ट्स अंडर द एजेस ऑफ अ रिफॉर्म्ड WTO, जो इंसेंटिवाइज किस चीज को करे, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के साथ में आपने इसको लिंक कर दिया कि देखो यूएन के SDGs भी हैं, एंड ऑफ कोर्स ट्रेड ऐसा होना चाहिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करे, तो वो भी एक रिफॉर्म जो है वो नेसेसरी है, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। चलो ठीक है, सो जाते जाते डू हिट दैट लाइक बटन, वो लाइक वाला बटन दबा देना यार, है ना। इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव टू अस, एज अ मोटिवेशन टू अस, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन ऑल ऑफ यू स्टडी वेल, कीप रिवाइजिंग द थिंग्स, है ना। रिजल्ट भी हो सकता है जल्दी आ ही जाए, वी आर होपफुल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।